वो जब चली जाती है ना तब देखो। तो मेरे ख्याल से तो हाँ ये पहली बार बोला है, हकीकत है। अब ना एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं 1 से लेकर 10 तक स्पिरिचुअलिटी में। 5 no sorry 10 मैं 5 पे गई थी 10 आप इनका 9, ठीक है। क्योंकि ये जल्दी उठ के मंदिर नहीं जा पाती, इनको नींद पूरी करनी होती है। हॉटनेस 100 99। ये एक नंबर कहाँ कट रहा है? डाइवोर्स अगर इस रीजन पे ले रहे हो कि मेरा प्यार कम पड़ गया है, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है, मेरी सास से नहीं बनती है, तो ये बेकार की फुद्दू बातें हैं। सास तो आप भी बनोगे आगे चल के। अब मुझे ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता कि ओपन मैरिज का मतलब क्या है। ख्याल रखना। कार्तिक, मैं एक सवाल पूछूंगी कि हमने सिचुएशनशिप्स, हुकअप, लॉयल्टी का मजाक उड़ाना, ये कहाँ से शुरू हुआ? इट्स हर चॉइस। कुछ औरतों की आदत होती है बहुत ज्यादा क्रिब करने की। फॉर एग्जाम्पल, किसी सास का नेचर हो सकता है कि उसको चाहिए कि एकदम रूटीन वाली बहू आए और सब कुछ करे। तो तुम अपनी बीवी को समझाओ। अगर लड़का इधर भी नहीं समझा रहा है, उधर भी नहीं समझा रहा और बाद में माथा पकड़ रहा है, सास और बहू की लड़ाई में किसका पक्ष लेना चाहिए लड़के को? मेरी लाइफ में जितनी भसड़ थी वो जो आने वाली थी सब कुछ खोल के रख दिया। मेरे अकाउंट में कितना पैसा था, मैं कैसे रहता हूँ, कैसे खाता हूँ, कितने दोस्त हैं, मुझे शादी के बाद कैसे रहना है, मैं तुमसे उम्मीद क्या रखता हूँ मेरे घर में, A to Z चीजें मैंने पहले ही बता दी थी। और मेरे माइंड में सब कुछ बताने के बाद एक सवाल था, अगर हाँ हुई तो ठीक है, ना हुई तो खत्म। हाँ हो गई। आदमी डरता है ये बताने से। आदमी पीजी में रह रहा है, स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, दिखाएगा नहीं पीजी में रहता हूँ, जज करेगी। कहीं XYZ जगह जाएंगे, यार दोस्त के घर कहीं भी दिखाएंगे ये मेरा घर है, या कुछ भी फेक क्रिएट करते हैं। आधे रिलेशनशिप ना शादी से पहले फेक इमेजिनेशन क्रिएट कर देते हैं आसपास में। अब यकीन नहीं मानोगे, इनको शादी से पहले इतना पता था कि मैं एक एक्टर हूँ, टीवी पे काम करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं पता था। हमारी धीरे धीरे बात होनी शुरू हुई, हम कोई वीडियो कॉल कुछ नहीं करते थे। 15-20 दिन में एक कॉल इनका आ जाता था, 15-20 दिन में मेरा एक कॉल चला जाता। हम डरते थे कि यार कुछ बात बिगड़ ना जाए, कुछ ज़्यादा चेप ना लगे। ये इज्जत की पहली निशानी होती है। जो हर 5 मिनट में कॉल के चेप हो जाते हैं ना, तो आप अपनी इज्जत गिरा रहे हो और सामने वाली भी अपनी इज्जत गिरा रही है। वो कहावत है ना कि कुछ दूरियां भी नजदीकियां बढ़ा देती हैं, तो दूरियों को भी समझना बहुत जरूरी है। आधे लोगों की दिक्कत ये होती है कि लॉन्ग डिस्टेंसशिप वाला जो होता है, लॉन्ग रिलेशनशिप क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग डिस्टेंस हाँ ये वाला चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता। आपको लगता है मेरा फोन कट गया, मैं जा भी नहीं सकता किसके साथ है या किसके साथ वो लड़का है। आपका ट्रस्ट नहीं है। अगर आपको सामने वाले पे ट्रस्ट है तो सामने वाले भी आप पे ट्रस्ट करेगी। कोई लड़की नहीं चाहती उसकी जिंदगी में ऐसा लड़का आए जो उसके ऊपर शक करे, नहीं चाहती है ना। तो आप अपने आप को, आप भी शक मत करो ना फिर उसके ऊपर। छोड़ दो, घूमने दो, खाने दो, पीने दो, ऐश करने दो, जो करना चाहे लाइफ में करने दो। उसके बाद भी अगर आप एक्सेप्ट कर पाते हो तो एक्सेप्ट करो, या फिर पहले ही बोल दो। मेरा लाइफ में सिंपल एजेंडा है, मुझे जो चाहिए था, जैसा मैं चाहता था या जो भी था, मैंने सारी चीजें पहले बता दी। उनके तरफ से वो, इनके तरफ से एक ही जवाब आता था कि मुझे, मैं उस पे सोता था। हम 2-3 दोस्त पीजी में रहते थे उस टाइम पे, नया नया सीरियल आया था मेरा, तो गद्दा डाल के सोते थे। मेरे को बेड की ज्यादा आदत नहीं है, बैक पेन होता है। मैंने बोला देखो ये गद्दा पड़ा हुआ है, इस पे मैं सोता हूँ, झाड़ू वाड़ू मारता हूँ मैं। इनका जब कॉल आता था मैं उस टाइम पे या तो झाड़ू मार रहा था या पोछा मार रहा होता। क्लियर कट बोला, झाड़ू मार रहा हूँ, पोछा मार रहा हूँ। मेरे फादर कुकिंग करते, मैं भी कुकिंग करता हूँ। मेरे को बॉम्बे में 11 साल हो गए, 9 साल तक मैंने कोई कुकिंग वाली या कोई झाड़ू पोछे वाला आदमी नहीं रखा, ना कभी कोई कुक रखा। खुद बनाते थे, खुद झाड़ू पोछा करते थे। यार दोस्तों में ये होता है यार 7-8 हज़ार रुपये वो काम वाली या काम वाला ले जाएगा, इससे अच्छा साला महीने के एंड में पार्टी कर लेंगे, है ना। सिंपल सा फंडा, 7-7 हज़ार मिलाएंगे, खाएंगे पियेंगे। तो ये रखो ना, आप वो बनो ना जो आप बनना चाहते हो। अब लड़के क्या करते हैं ना कि शादी से पहले, सुनो ना तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है, सुनो ना यही लेंगे, चलो तुमने बोल दिया तो यही लेंगे। अब वो जब नहीं आएगी तो कलेश। सुनो तुम कैसे खाती हो, कैसे पीती हो, तुम्हारी तो स्किन रेड है ना, मैं तो सांवला। ये क्या लप्पू चप्पू चल रहा है, गंद फैला रखा है। सिंपल सी बात है, आप इनसे पूछ लो। जब मेरे घर में इनको इतना पता था, जो मैं बात बता रहा था कि मैं क्या काम करता हूं, मेरी मंथली इनकम कितना, इतना पता था। मैं गुड़गांव में रहता हूं, सिर्फ इतना पता था। जिस दिन शादी हुई है, वो फेरे के बाद तुरंत पहला कदम रखते हैं ना लोटा चा, उस दिन जब लोटा गिरा, इन्होंने पहली बार ऐसे घर देखा है मेरा कि ये घर है तुम्हारा, ऐसा घर है। क्योंकि उससे पहले मैंने कुछ ऐसा बिल्ड ही नहीं किया था कि इतना बड़ा है, ये बड़ा है। शादी मुझसे हो रही है, मेरे से हो रही है, मेरे को जानो ना। वो घर तो कल को मेरे को छोड़ना पड़ सकता है किसी रीजन से, चला भी जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ भाई, टेस्टिंग बता देता हूँ लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। अगर आप चाहते हो ना सामने वाला पार्टनर, अगर आप लड़की हो, सामने वाला पार्टनर बहुत अच्छा मिले, तो उसको ना अपनी जिंदगी की सारी गलतियां बता देना और फिर देखना उसका रिएक्शन क्या आता है।
अगर वो आपको जज कर रहा है, आपके ऊपर अग्रेशन निकाल रहा है, आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, छोड़ो, लात मारो, बहुत बैठे हुए हैं। ठीक है, जो आपकी सिचुएशन को नहीं समझ पाए, जिस माहौल को नहीं समझ पाए, वो जिंदगी भर क्या निभाएगा। ये गलतियां तो आगे भी हो सकती हैं। और जो लड़का है उसके लिए बता देता हूं, आप अपनी लाइफ की सारी गलतियां, पास्ट जो भी था उसको बता दो, सेम सिचुएशन उधर है। कहावत है ना कि जो सामने वाले की गलती एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो अच्छाई में साथ रख के क्या करोगे। मैंने एक सवाल इनको बोला था कि मेरे लो में तुम मेरे साथ रहोगे ना, तो हाई में मैं अपने आप को गिव अवे कर दूंगा, सब कुछ छोड़ के तुम्हारा साथ दूंगा। बीच में ऐसे भी टाइम आता है, इंसान रिलेशनशिप में ऐसा भी आता है कि आदमी बिल्कुल टूट जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वाइफ होनी चाहिए, उस वक्त पे वाइफ होनी चाहिए, बैठो टेंशन मत लो, मैं हूं। आदमी शादी इसलिए करता है यार, फिजिकल नीड तो आप बाहर भी पूरी कर लोगे ना। शादी आदमी किस लिए करता है कि मेरी जिंदगी में एक लड़की आए, जब मैं हार जाऊं तो मेरा हाथ पकड़ के कहे उड़ो, चलो उठो, पंख फैलाओ, निकलो बाहर, मैं बैठी हूं घर की टेंशन मत लो, मैं हूं ना। इसलिए शादी की जाती थी। अब हो क्या रहा है, उठो, उड़ो, निकलो बाहर, घर में तोड़ती हूँ। आदमी घर गया था कमाने के लिए कि घर में शांति रहे, वो घर आया तो घर में अशांति फैली हुई थी। अच्छी लड़कियां भी है जो घर बसा रही, मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जिन्होंने करोड़पति लड़के से शादी करी थी, लड़के का सब चला गया, चाहे वो कुछ भी करता था काम। ऐसी भी लड़कियां देखी हैं जिसका हस्बैंड नौकरी करता था, काम करता, मेरे दोस्त हैं वो लड़के। मैं उनके एग्जाम्पल इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि उनका कहना है कि आदि मत बताओ, लोग ना जज करते हैं फिर, क्योंकि उस घर में लड़की कमा रही है, लड़का अपने बच्चों को पाल रहा है, लड़का घर में सारे काम करता है, झाड़ू पोछ सब कुछ करता है, एक औरत की तरह जो घर संभाल सकता है लड़का वो सब कर रहा है। XYZ जो भी कंडीशन हो उसकी, फिजिक जो भी हो, लड़की कमाती है और दोनों बहुत प्यार से रह रहे हैं, तो बहुत इज्जत है समाज में, क्योंकि वहां जजमेंट नहीं रखते। दो लोगों की समझ है। समझ है ना। खाना आदमी बनाए या औरत बनाए क्या फर्क पड़ता है। आधे कलेश ये है कि मेरा मेरा बेटा खाना, माओ का बड़ा इशू होता है ना, मैं हर सास के लिए माओ की बात बता रहा हूँ कि बहू तो आराम से सो रही है, बेटा खाना बना रहे, तो क्या हो गया, बेटा बना रहा है तो क्या। इंडिया के वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा शेफ आदमी तो होते हैं, है ना। वहां कोई जज नहीं करता, वहां तो बड़ा बोल देता भाई आपने खाना बड़ा अच्छा बनाया। कभी देखा है कोई वेटर औरत आ रही है या कुकिंग में शेफ में औरत लगी हुई हो। बहुत रेयर। वो तो अब होने लगा है, पहले नहीं होते थे। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ, उम्मीदें जो होगी ना कि मेरा बेटा झाड़ू नहीं मारेगा, मेरा बेटा ये नहीं करेगा, मेरा बेटा आराम से उठेगा, तुम सुबह 6 बजे 5 बजे उठो, झाड़ू पोछ, नहीं होगा भाई आज के लेकिन टाइम। हस्बैंड हेल्प कर दे मेरा। वही है। औरतें की उम्मीदें पता है क्या होगी, आधी कलेश ने सास बहू वाले सिर्फ इस रीजन से है कि वो अपने बेटे को शहजादा बना के रखना चाहते, नहीं बनेगा शहजादा। वो राजमहल वाला दौर गया, वो गवर्नमेंट ने ले लिए, उनसे रेंट आ रहा है अब, है ना हकीकत। मैं आज भी, मैं और लवली एक दिन बैठे थे हम लोग, बड़े ना नॉर्मल बातें जब होती रहती तो हम बड़ा सोचते कि यार जिन राजाओं ने, जिन बड़े बड़े महारथियों ने, महाराजाओं ने, महाराणा प्रताप ने, जितने भी शूरवीर हमारे देश में हुए हैं, कितना लड़े। महाराणा प्रताप घास की रोटी खा के युद्ध लड़ रहे थे, उनकी लोग का आज क्या हो रहा है। पद्मावत में जो जिस महिला के लिए, जिस रानी के लिए इतने युद्ध हुए थे, सब खत्म। बड़े बड़े महल खंडर हो गए, बड़े बड़े घर खत्म हो गए। आज सिर्फ 10 रुपए की टिकट लेके आप महल देखने जाते हो, वो सब बर्बाद हो गए, उनके वंश भी नहीं बचे हैं, सोचो। तो आप किस किस एरिया के खलीफा बन के बैठे हुए, 2 कमरे का घर लेके आप कह रहे हो मैं फतेह कर ली दुनिया, क्या हो गया, आपने क्या उखाड़ लिया। जिंदगी भगवान ने दी थी कि पैदा हो, अच्छे कर्म करो। आज हमारे प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वो क्या कहते हैं कि शादी करो, कर्म करो, पूजा पाठ करो। पत्नियों का कर्म होता था पूजा पाठ में, आदमी बाहर से कमा के लाता था, उसमें से पूजा पाठ का हिस्सा निकाल के और घर चलाने का वो होता था। आजकल तो वो इतना खाने पीने में व्यर्थ हो गया, तो पूजा पाठ छोड़ो। आज कितनों के घर में, पूजा घर में गुल्लकें रखी हुई है चंदा डालने के लिए, 10 का नोट, 100 का नोट रख दे। मैंने बहुत देखे घर ऐसे, मैं जाता हूँ, 500 का नोट रख देंगे, जिस दिन खुले नहीं मिलते 500 को उठा के 10 का रख देते हैं। ये चल रहा है। कितनी बेटियों के लिए गुल्लकें रखी हुई है, कितनी बेटियों के लिए खाते खोले हुए हैं, गवर्नमेंट ने कितनी योजनाएं चलाई हुई है बेटियों के लिए। बेटियों के लिए खोलो ना खाते, पूजा पाठ के लिए अगर निकालो ना 10-15%, 20%, आपकी अय्याशियों पे खत्म नहीं हो रहे। तो अय्याशियों में लिप्त रहोगे तो फिर ये सारी चीजें होती रहेंगी भाई। आजकल मैं देखता हूँ भाई अक्सर कि लड़कियां ढूंढती है ऐसा पति हो कि जो मेरे पिता की तरह हो, ख्वाहिशें पूरी करे, प्यार करे। और लड़का देखता है कि मेरी माँ वाली क्वालिटी मेरी वाइफ में हो। एक दूसरे के अंदर ना कुछ ढूंढ रहे हैं, और ढूंढा वो जाता है जो खो गया हो। अगर ढूंढना ही हो तो फिर वो कमियां ढूंढो ना जो बात नहीं करने दे रही। अगर कम्युनिकेशन हो जाए तो फिर हर रिश्ता बेहतर हो जाए। बिल्कुल। नहीं, और मैं जैसे लड़कियों की साइड से तो इतना नहीं बोलूंगा, बट हाँ लड़कों के लिए जरूर डेफिनेटली मेरा मैसेज रहेगा कि ये ना फैक्ट है, समाज का सच है, नो मनी नो हनी। ठीक है, अगर आप एक लड़के हो
ठीक है, आपका सच्चा प्यार है, लड़की भी आपसे सच्चा प्यार करती है, आप नहीं कमा पा रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है जब शादी की बात आएगी ना तो लड़की के घर वाले नहीं मानेंगे और वो लड़की झुक भी जाएगी। लेकिन यहीं पर वो 50,000 की जगह आप 5 लाख कमा रहे हो, वो लड़की अपने आप मना लेगी घर वालों को, लड़ झगड़ के कैसे भी। तो एक लड़के के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपना करियर बनाएं, लाइफ में खुद को उस मुकाम पे लेके जाएं कि जब जरूरत पड़े ना कि हाँ यार अब मेरे को अपने प्यार को अपने घर लाना है, तो दुनिया की कोई ताकत रोक ना पाए। सही बात है। ये जरूरी है। और मैं हमेशा कहता हूँ भाई, देखो एक रिश्ता किस वजह से टूटता है ना, आप इस बात से एग्जाम्पल ले लो। तलाक तो अमीरों के घर में भी हो रहे हैं, रईसों के घर में भी हो रहे हैं, अरबपतियों के घर में भी हो रहे हैं। पैसा तो वहां भी था। ये नो मनी नो हनी वाली बात मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा तो वहां भी था ना। किस वजह से टूटा? वो इज्जत नहीं थी या वक्त नहीं दे रहे होंगे। तो अगर पैसा ही सब कुछ था तो सबसे अच्छी शादी अमीरों की चलनी चाहिए थी। अंधा पैसा पड़ा हुआ है, बैंक खोलो अलमारी खोलो, पैसा ही पैसा। शायद सबसे ज्यादा टूट भी वही रही है। टूट भी वहीं रही है और ट्रेंड भी वही लेके आए हैं कि इतना पैसा मिल सकता है। मैं लिख के देता हूँ, मेरे को बॉलीवुड की तरफ से एक न्यूज आई थी, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसकी तरफ से, बट कि इनका तलाक हो गया, 250 करोड़ मिलेंगे। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि साला पैसा भी मिलता है क्या डाइवोर्स के बाद। ये ट्रेंड चल पड़ा कि इतना मिला। अभी तो पाकिस्तान वाली एक रील वायरल हुई थी, लड़की का डाइवोर्स हो गया, वो पार्टी कर रही है, इतना पैसा। क्या है भाई ये? पहले जब तलाक होते तो लड़की डरती थी कि मेरे से कोई शादी करेगा नहीं करेगा। अब तो वो स्टेटस लगाती है, आई एम डाइवोर्सी, ओपन नाउ। ये भाई क्या ही खाते खुल रहे हैं भाई। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि लड़कियों की ना एक शिकायत होती है कि हस्बैंड का ना मन भर गया है, ये बड़े रूखे सूखे से हो गए हैं, सड़ू से हो गए हैं, तो ये लड़कों का मन क्यों भर जाता है कुछ टाइम के बाद? मन नहीं भरता, तो वो ना आप बोर हो गए उस चीजों से। एक रिश्ते में ना ये जो पॉइंट होता है कि यार अब ये मेरे से बात नहीं कर रहा है या बहुत रूड हो गया है, कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि जिसकी वजह से उसका व्यवहार आपसे चेंज हुआ। अगर वो पहले भी ऐसा था और अब भी वैसा ही है तो ऑब्वियसली उसका नेचर वैसा है। लेकिन अगर पहले बहुत खुश मिजाज हुआ करता था, बहुत हंसने वाला इंसान था, वो सब कुछ बोल देता था, बहुत जॉली नेचर का था, एक्साइटेड होता था चीज़ों को लेके, और अब वो नहीं बोल पा रहा है, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो तुम समझ नहीं पा रही हो, या फिर कभी उसने समझाने की या बोलने की कोशिश की होगी तो तुमने सुनना ज़रूरी नहीं समझा होगा। एक आदमी तभी चुप होता है जब उसे पता लगे कि उसको सुनने वाला कोई नहीं है, वरना वो चाहता है कि वो जिससे प्यार करता है उसके सामने वो अपने पूरे दिल का हाल रख दे। क्योंकि एक आदमी जब प्यार में होता है ना, वो कुछ नहीं देखता। एक आदमी से ज्यादा गहरा प्यार कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पूरा सेल्फलेस होता है। वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचता कि उसको क्या पहनने का मन है, उसको ट्रेंड्स के साथ जाना है, उसके जेब में कितने पैसे पड़े हैं, वो थका हुआ है, वो कुछ नहीं सोचेगा अपने बारे में। वो बुखार में तपता हुआ भी नौकरी पे जाएगा ताकि वो कमा के घर ला सके और उसका घर चल सके। तो अगर आदमी बदला है तो उस बदलाव का कारण आप हो, वरना वो चुप नहीं होता। वो कहते हैं कि एक औरत की जो आंसू होते हैं, एक औरत का जो दुख होता है वो बहुत गहरा होता है, और एक आदमी की जो हंसी होती है वो बहुत गहरी होती है। वो सबके सामने नहीं हंसता और एक औरत सबके सामने नहीं रोती। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं आपके सामने तो वो समझो कि वो आपको दिल से अपना मानता है और अपना मानती है। तो एक औरत के आंसुओं को हमेशा समझना कि अगर वो रोई है तो उसको सच में बहुत बुरा लगा होगा, वो बिना किसी वजह नहीं रोई होगी। और एक आदमी अगर आपके सामने बैठ के हंस पा रहा है तो समझो कि वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो आपके साथ खुल सकता है। दोनों को समझना पड़ेगा। ये मन भरना और गिव अप कर देना, नेचर चेंज हो जाना, ये सब फिजूल बातें हैं। और और हर चीज हर वक्त भी नहीं हो सकती ना भाई। 24 घंटे प्यार कौन कर सकता है? ये बात भी है। सोचो। अब मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। मेरे भाई की ना बेटी हुई थी, तो उन्होंने फोटो भेजी। वो बच्चा पहला पहला जब लेके रूम से मेडिकल रूम से बाहर लेके आते तो वो देख के ना ऐसा इमोशनल मोमेंट होता है
कि यार साला जिंदगी में सब कुछ इसके लिए करना है, चाहे वो आपकी खुद की बेटी हो या भाई की बेटी हो या कोई भी XYZ हो। ऐसा लगता है ना कि यार जिंदगी में यही करना है, यार इसकी हंसी देखनी है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है और लड़ाई झगड़े उससे भी होते हैं, मार कुटाई उसकी भी होती है, गुस्सा उसको भी आता है, हर चीज होती है ना। तो हर चीज स्टेबल तो है ही नहीं लाइफ में। आप सिर्फ प्यार प्यार देखोगे तो फिर दिक्कत आएगी, सिर्फ गुस्सा गुस्सा देखोगे तो दिक्कत आएगी। मैं कहता हूं हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े भी जरूरी हैं, वरना फिर बोरियत आती है कि ये तो आप कोई पति अगर पत्नी से ज्यादा प्यार करने लग जाए ना 24 घंटे, बाबू सोना बाबू जाओ ऐश करो ये लो पैसा जाओ खा, शक करने लग जाएंगे क्या चक्कर है इसका। ऐसे में डाइवोर्स भी हुए हैं ये वो ही इज टू परफेक्ट। अच्छा ये भी है क्या? 2-3 न्यूज देखी है मैंने हाँ। ऐसे ही। भाई वाह, तो ये क्या ही समझ नहीं आ रहा भाई हमें तो। अच्छा, इसी में एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में सेम क्वेश्चन कि शादी के बाद लाइफ को स्पाइस अप कैसे रखें। लोगों के बीच से ना रोमांस चला जाता है, एक साल तो बहुत जोश में होते हैं, एक दूसरे को मतलब एकदम लवी डवी करके यहाँ पर एकदम सर आंखों पे रखा हुआ है, ठीक है। फिर वो न्यूनेस खत्म होती है, वो एक्साइटमेंट खत्म होता है ना, और एक दूसरे को ऐसे कच्चों में देख लेते हैं ठीक। उसके बाद फिर वो रोमांस गिरने लगता है। तो इसको कैसे मेंटेन किया जाए? यार हर लाइफ में ना हर एक फेज होता है कि आप सारी चीजें पहले ही खोल के रख दो, शादी के बाद का कभी ये ना कहो कि पहले बोल दिया था वो चीज। शादी के बाद ना एकदम से ऐसे भी नहीं होता कि टूट पड़ो सारी जिंदगी एक ही दिन में जी लो, ऐसा नहीं होता। लाइफ में ना एक छोटे छोटे मोमेंट होते हैं। आप शादी करके आते हो, वो हनीमून वाला पीरियड जो होता है मोमेंट होता है, फिर बच्चा होता है वो मोमेंट होता है, फिर आप माँ बाप की फीलिंग लेते हो, फिर बच्चा। हर मोमेंट का अलग अलग फील होता है। जिस रिश्ते में बोरियत आती है ना, जो ये पॉइंट होता है ना कि मेरा पति बोर हो गया है या पत्नी मेरे से प्यार नहीं करती है, इसका रीजन पता है क्या होता है? आप खाली बहुत बैठे हो। सिंपल सा फंडा, आप 24 घंटे एक ही कमरे में बैठे रहोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा फिर। आप काम में भी लगे रहो, सारी चीजें करो, खाओ पियो ऐश करो। आप डेली मोमोज खाने जाओ, आप डेली बाहर का होटल का खाना खाने जाओ, मजा आएगा आपको उसमें? कुछ दिन मैं डेली आपको पनीर देता हूँ, कितने दिन खा लोगे? मैं डेली आपको रसगुल्ले देता हूँ, कितने दिन खा लोगे? लेकिन 1 महीना मत खाओ। तो अब ज्यादा भी बिखरोगे तो फिर तो चीज बोरियत आएगी ना। हर मोमेंट को जीना सीखो ना। अब जो जो आपने एग्जांपल दिया था कि 24 घंटे जो कहते हैं कि बोरियत आ गई है, बोरियत इसलिए आ रही है क्योंकि सिर्फ आपकी उम्मीद ही उसी चीज से है कि आज भी प्यार मोहब्बत हो, कल भी प्यार मोहब्बत हो, परसों भी। वो बोर हो जाएंगे यार, कोई भी चीज डेली अच्छी नहीं लगती है। आप डेली डेली एक ही भगवान, आप हर रोज एक भगवान की पूजा करो। इंसान तो भगवान से भी दुखी है ना, कोई चीज पूरी नहीं तुरंत दूसरा आ जाता है, मूर्ति बदल जाती है। तो आप मोमेंट को जीना शुरू करो यार। छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में, डेली प्यार हो ही नहीं सकता। आप घूमने जाओ, खाना खाने जाओ, बैठो, फिर थोड़ा रो भी लो, मन होता है तो दूसरे की बातें भी सुन लो, मूवी देखने जाओ, हर चीज प्यार ही होती है। अगर आप साथ बैठ के एक थाली में खाना खा रहे हो वो भी प्यार ही होता है। सिर्फ बेड के ऊपर प्यार नहीं होता है, पॉइंट होता है, हर चीज का एक मोमेंट होता है, बस वही है। ये बात काफी गहरी बोली आपने। बेड के ऊपर प्यार नहीं होता। हाँ, आप गलत नजरिए से देख रहे हैं उस रिश्ते को। मैं बता देता हूँ, जब मेरी वाइफ अपने घर जाती है ना तो हमारे बीच में हंसी मजाक होता है, हाँ अब तो खुले हो गए तुम, अब तो घूमोगे ऐश करोगे। यकीन मानना, मैं पहली बार अपनी वाइफ के 3 दिन ऐसे सूने पड़ जाते हैं ना, ऐसा लगता है घर में कोई है ही नहीं। जब आमने सामने, मैं वही चीज पॉइंट लेके आ रहा हूँ, जब आप घर में खाली पड़े होते हो ना, एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही देख लेते हो आमने सामने, तो बोरियत आती है, चिकचिक होती है हर चीज में। और जब चली जाती है ना तब देखो। तो मेरे ख्याल से तो हाँ ये पहली बार बोला है, हकीकत है। मतलब 3-4 महीने में या 5-6 महीने में एक बार मायके जाना बनता है। ऐसे में तो रिश्ते में वो न्यूनेस आ जाएगी। ये एक नया फंडा दे रहा हूँ आज मैं। हाँ। यार आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लो, एक लड़का है जो नाकारा है, घर में पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा नहीं कर रहा, माँ बाप गालियां दे के भगाते हैं उसको, हराम ज्यादा, ये कमीना, ये देते हैं ना गालियां। और एक लड़का सुबह जाए काम पर, रात को घर आए, सब कुछ तैयार मिलता है किचन में उसको। फर्क देखो। तो आप इसमें ये थोड़ी कहो कि मेरी माँ मेरे सर पे हाथ रखे, बाप मुझे गले से लगाए, नहीं, वो खाना जो किचन में बन के रखा है वो तुम्हारा प्यार है। आप फर्क समझो, प्यार का मतलब क्या होता है। आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान आपको गले से तो नहीं लगा रहे हैं आपकी चमत्कारी से ऊपर कट हो गए, नहीं ना। आप जाते हो, आपकी जिंदगी कोई ख्वाहिश पूरी होगी तो आपको लगता है ये मेरे भगवान ने मुझे रिटर्न दे दिया, वो प्यार है। आप अपने बच्चे को हंसता हुआ देख लेते हो, उससे बड़ा प्यार क्या होगा। आपकी वाइफ आपसे हर तरीके की बातें कर लेती है, हर तरीके से खुश है, उससे बड़ा प्यार क्या होगा। आपका पति आपके सामने रो सकता है, आपको अपने दिल की हर बात बता देता है, इससे बड़ा प्यार क्या होगा। अभी एक ट्रेंड ना और देखने को मिल रहा है कि, और ये फेज से वेस्ट से आ रहा है, ओपन मैरिज का।
अब मुझे ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता कि ओपन मैरिज का मतलब क्या है। ख्याल मतलब रखना। एक खत्म, पट से हेडशॉट। वर्ड बहुत सही यूज कर लिया। मतलब कैसे, और ना इसके लिए वो बहुत फैंसी वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि आई फील एम्पावर्ड, है ना, मेरे पास एक फ्रीडम है, और वी फील मोर कनेक्टेड, जेलसी कम हो गया। मतलब कैसे यार, आपको पता है आपका हस्बैंड किसी और के साथ कर रहा है, आपको पता है आपकी वाइफ किसी और के साथ कर रही है, क्या है ये सवाल उठाने का जो पर्पस है वो ये है कि आपकी और मेरी जो जनरेशन है इसमें ये अभी नहीं आया है, लेकिन आने वाली जनरेशन में बहुत बड़े लेवल पे आने वाला है। तो वो जो बच्चे हैं जो इन चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे ना हजारों आर्टिकल्स हैं, आप जस्ट एक बार लिखो बेनिफिट या ओपन मैरिज, आर्टिकल्स आ जाते हैं, बेनिफिट ऑफ इट है। तो जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, जो परोसा जा रहा है, उसका इम्पैक्ट तो आएगा। हमारे बाद एक नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप फिर इस चीज पे क्या बोलना चाहोगे कि इसका एक सटीक जवाब है यार? ओपन मैरिज इज जस्टिफिकेशन फॉर चीटिंग। ठीक है, कि हमने परमिशन दे दिया, जाओ करो, और हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। रिश्तों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है लॉयल्टी, कि मैं अपने पार्टनर के साथ कितना वफादार हूं और कितनी वफादार हूं। अगर मैं इसके साथ सच्ची ही नहीं हूं, मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसको यही नहीं बता पा रही हूँ कि नहीं मैं तुम्हारे अलावा किसी और। ओपन मैरिजेस ठीक है, मिस्ट्रेस रखना या फिर एक अलग से बॉयफ्रेंड रखना, आपको जो करना है अपनी जिंदगी में करो, इट्स योर लाइफ, योर डिसीजन, बट उसको जस्टिफाई मत करो। बिकॉज हम किसी के पर्सनल लाइफ में बोलने वाले कोई नहीं होते हैं, बट आप ये मत कहो कि ये सही है एंड हर कोई ये कर सकता है बिकॉज इससे फायदे मिलेंगे, राइट? ये करके लोग बड़े बड़े रियलिटी शोज में भी पहुंच रहे हैं, हम्म। लेकिन ये हम अपनी जनरेशन को नहीं सिखा सकते हैं। एटलीस्ट मैं इंडियन सोसाइटी में तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ कि मैं अपने बच्चों को क्या बता रही हूँ कि तुम इसके साथ भी सो जाओ, इसके साथ भी सो जाओ, इसके साथ भी सो जाओ। वो तो वही हुआ ना कि हम अपनी बेटियों को बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है तुम 3600 के साथ जा सकती हो, और अपने बेटों को बोल रहे हैं कि हाँ तुम 3600 के साथ सो सकते हो, फिर तो शादी नहीं बचेंगी। शादी क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें अलग अलग लोगों को साथ ट्राई करना है, अलग अलग लोगों की परफॉर्मेंसेस चेक करनी है, तो तुम शादी क्यों कर रहे हो? बिकॉज ओपन मैरिज कब एग्जिस्ट होती है, उसका जैसे कहते हैं उसका जन्म कब होता है एक रिश्ते में, कि मियाँ बीवी हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सेक्सुअल बोरियत आ गई है, अब हमें एक नया बंदा चाहिए सेक्स करने के लिए। दैट इज ओपन मैरिज ना। अपने मन की भड़ास निकालने के लिए, प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, एक दूसरे को फाइनेंशियल इमोशनल सपोर्ट करने के लिए तो ओपन मैरिज नहीं हुई है। उस मैरिज को खोला ही इसलिए गया कि जाओ तुम किसी और के साथ सो जाओ, मजे करो जिंदगी के, और तुम किसी और के साथ चली जाओ। ये रोकना जरूरी है, मेरे को ऐसा लगता है। इस पे ना जो यूथ है उसको समझाना बहुत जरूरी है कि इसके ड्रॉबैक्स बहुत वर्स्ट होंगे, और वो लाइफ में उस समय आएंगे जब आपके पास फिर पीछे हटने के लिए या चेंजेस करने के लिए कुछ। वो हरियाणा में ना एक बड़ी देसी कहावत है कि हलवाई अपनी मिठाई कभी खुद नहीं खाता। तो यही अंग्रेजों ने चला तो दिए, खुद कुछ नहीं कर रहे हो, ये इधर फेंके जा रही है सारी चीजें। आप अमेरिका में जाके बैठो, वहां उस बारे में बात करके देखो कि ओपन मैरिज क्या है, तब वो बताएंगे कि ओपन मैरिज का मतलब ये है कि हम दोनों बैठ के डिसीजन ले चुके हैं कि अब हम एक साथ कभी नहीं रहेंगे। समझ रहे हो? लेकिन इंडिया में क्या हो गया, साथ भी रह रहे हैं तब भी कर रहे हैं। वहां फैमिली कल्चर है ही नहीं, पति पत्नी अलग रहते हैं, सास बहू वाला झंझट नहीं है उधर। तो ये चीजें चलो उनकी सोच है, उन पे डिपेंड। यहाँ तो परिवार वाला है ना, बाप बेटी भाई बहन सब एक साथ रहते हैं। यहाँ कैसे अप्लाई कर रहे हो आप? ये बेकार ही ऐसे तो फिर पति जो पहले अफेयर करते थे उसको आपने सर्टिफिकेट दिया। ये साइंस कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा आपकी जिंदगी में होता है। तो जब ये ओपन वाला जो टाइम आता है आपकी जिंदगी में, इसलिए आता है क्योंकि आप पहले से सोच के बैठे हो। आपके थॉट प्रोसेस में है वो, सिंपल सा है। आप किसी दूसरे आदमी को बाप क्यों नहीं कहते हो भाई? है ही नहीं दिमाग क्यों में। सोचते ही नहीं हो? क्यों गंदा लगता है वो कि बाप कैसे हो सकता है? आप इमेजिन कर सकते हो आपकी मदर के साथ कोई और आदमी घूम रहा है हाथ पकड़ के? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप सोच नहीं सकते, आपको गलत लगता है। आपकी बेटी के साथ कोई लड़का घूम रहा हो, 5-5 लड़के हाथ पकड़ के घूम रहे हैं आपकी बेटी का, सोचते हो ऐसा? कुछ नहीं सोचते, एक्सेप्ट है ही नहीं। तो ये कितना कि ये कैसे कूल बन गया कि आपकी बीवी या आपका पति किसी के साथ घूम रहा है?
ये एक बाहर का गंद था, इधर फेंक दिया, वो वाली बात है। वो मेरा एक दोस्त बता रहा था, वो बड़ी अच्छी बात कही कि ये गांव से तो ये कुट्टू का आटा, बाजरे का आटा लेगा, इधर सालों ने मोमोज और बर्गर फेंक दिए। वो वाली कहानी है कि यहाँ से ग्रंथ उठा के लेगा और गंदगी इधर फेंक दी। गंगी इधर फेंक दी। और ये ना बहुत जस्टिफिकेशन ले आए हैं लोग, चीटिंग करने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे कुछ दाव पेच क्या होंगे कि आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इमोशनल अवेलेबिलिटी, कि सामने वाला मेरे को इमोशनल सपोर्ट कर दे। हमारे बीच में कुछ फिजिकल नहीं है, लेकिन ये फीमेल का एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि काफी बार ये बोला जाता है कि नहीं हमारे बीच में सिर्फ एक इमोशनल कनेक्शन है, ये है वो है। मैं बोल रहा हूँ आपका ये जो रिश्ता है ना, आपके हस्बैंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ होना चाहिए। ये जो केमिस्ट्री है किसी थर्ड पर्सन के साथ होनी ही नहीं चाहिए, इसके सारे एस्पेक्ट्स। आपको अगर ये जस्टिफाई करना है, मैं हर किसी के लिए बोलता हूँ कि आपको चाहिए ये चीज अपनी लाइफ में, ये भसड़ चाहिए आपको, ये क्यूट लगता है, डाइवोर्स ले लो, खत्म कर दो इस पर मसले को। अगर वो सामने वाला आपको पसंद ही नहीं सब, तो डाइवोर्स ले लो ना, इस चीज के लिए लो डाइवोर्स, और फिर म्यूचुअल पे आके डाइवोर्स लो कि भाई मैं इस वजह से डाइवोर्स ले रही हूँ, आपसे या तुमसे, जो भी है, ले लो डाइवोर्स। वो तो बात नहीं, गाड़ी पति की जा रही है, आदमी कोई और बैठ रहा है। ओ ये फुद्दू बातें, साला बेकार की बात है। हाँ, कोई भी ना आदमी सही है भाई, ना औरत सही है, दोनों ही गंद फैला रहे हैं। हाँ, सिंपल सा फंडा है, माँ बहन बाप बेटी के लिए कोई गलत नहीं सोचता, लेकिन दूसरों की माँ बहन बेटी सबको गलत लगती है। सिंपल सा फंडा ये है। हम हमेशा वो बात करते हैं कि जो हमें नजर आ रहा है। अगर किसी का बेटी या किसी का बेटा मेरे सामने किसी को गाली दे रहा है या गंदी हरकतें कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ बेटा ये यहाँ नहीं करना, निकलो, हम ये काम कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है। अब वो सामने वाला हमें चाहे गाली दे के भागे, चाहे कुछ कह के भागे, हमने तो भगा दिया ना, मसला ही खत्म। फिर पहले के जमाने में जब कोई लड़का घर से निकलता था ना, छाती के बटन खोल के बाल वो तेरे नाम वाले करके, तो डर रहता था कि गांव के चौपाड़ पे, चार रास्ते पे, पीपल के नीचे कोई आदमी बैठा होगा जो जो तुम्हें देख के तुम्हारे घर तक बात, वो डर होता था। आज कोई ताऊ मिल जाए, कुछ बोल दे, सीधा कनपट्टी पर रैप्टा आता है। आज कोई समझाना ही नहीं चाहता, बिल्कुल। क्योंकि सबको ये पड़ी हुई है कि मैं क्यों किसी का ठेका लूँ भाई, मैं अपना घर देखूंगा। हर आदमी के घर में कलेश चल रहे हैं। मेरे फादर कई बार आते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि पापा आज इनके घर में ऐसा डाइवोर्स हो गया, उनके घर, बेटा हर घर में चल रहा है, मैं तो सुन सुन के तंग हो गया हूँ। ये ट्रेंड बन गया है भाई। कितने लोग हैं इस दुनिया में या आपके आसपास के सर्कल में, जब किसी का डाइवोर्स हुआ है, आपके घर से या हमारे घर से गए हों और जाके बोलें कि बेटा नहीं करना, सुनो में नहीं, छोड़ो हम नहीं फंसेंगे भाई फसड़े में, बेकार में हमारे ऊपर केस हो जाएगा। ये वाले मसले बिगाड़ना सब चाहते हैं, सुधारना कोई नहीं चाहता। मूड को अब एकदम लाइट करता हूँ मैं, है ना। जलेबी मंगा रहे हो? है, कुछ मंगाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आप दोनों से एक सवाल है, जूनियर का प्लान किया जा रहा है, मैं आपकी पड़ोस वाली आंटी हूँ। ठीक है। यही देखा सन्नाटा, समझ गए? हम शर्मा रहे हैं। ये सवाल ना उन कपल्स के लिए है जिनसे शादी होते ही पूछने लग जाते हैं लोग। जैसे आप लोगों की शादी को कितना समय हो गया? 2 साल हो गए। नवंबर में 2 साल हो जाएंगे। हाँ। अंकल आंटी चाहे ना पूछते हो, नहीं नहीं, डेली डंडा दे रहे हैं भाई, डेली डेली पूछ रहे हैं भाई। और समाज की तरफ से भी पूछा ही जा रहा होगा हर। हाँ भाई। इसको कैसे एड्रेस करें? ये बहुत दिक्कत की बात है। देखो, खुशखबरी कब दे रहे हो? खुशखबरी कब दे रहे हो? हु इज द पर्सन जो एक बच्चा पैदा कर सकता है? आदमी। इनसे पूछ लो। खुशखबरी कब दे रहे हो? तो मैं थोड़ी प्रेग्नेंट हो जाऊंगा भाई। हाँ। ये तो चलो खैर हंसी मजाक वाली बात होगी यार। देखो हमारा लाइफ में हमेशा ना हर चीज को ना बड़े कैजुअल तरीके से, फॉर्मल तरीके से सेट करके रखते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि शादी के तुरंत बाद कभी बच्चा मत करो, हर कपल के लिए है। क्योंकि आप पहले एक दूसरे को तो जान लो। एक लड़की आई है, 6-7 महीने में आप बच्चा प्लान कर लेते हो या 1 साल में भी कर लेते हो, आप एक दूसरे की सिर्फ आदत ही जान पाए थे अभी तक। अब वो प्रेग्नेंट हो गई, अब वो हिल डुल नहीं पाएगी, आप एक दूसरे के इमोशनली जान ही नहीं पाए। 3-4 टर्म होते हैं, एक फिजिकली जानना, एक इमोशनली जानना, और एक घर के अंदर फॉर्मली जानना, कैसे उठता बैठता है, खाता है, रिश्तेदारों की इज्जत करता है। आप एक इमोशन जान पाते हो या दूसरा जान पाते हो, तीसरे तक तो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर उसको लगता है कि मेरी लाइफ खराब हो गई। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें लड़की कहती है कि मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना था, इनके प्रेशर में मैं हो गई, मुझे इस टाइम पे ये कोर्स करना था, या मुझे पढ़ाई करनी थी, या मुझे जॉब करनी थी। तो हमारे में सिंपल सा फंडा था, पहले एक दूसरे को जानेंगे, 1 साल तक एक दूसरे को जानेंगे, दूसरे साल में समझेंगे कि हमें कब करना है, क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, किस तरीके से उनका फ्यूचर प्लान करना है। 2 साल हो गए, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए हैं, बस सिंपल सा फंडा। तो हर तरीके की चीजें होती हैं।
अब जैसे आजकल 36 गुण मिलाना तो लोगों ने बंद कर दिया है, ठीक, मिलते भी नहीं है। तो अब वकील मिलते हैं एक दूसरे से। हाँ कि मेरे पास 6 वकील है, हाँ। सब नोच लूंगा, ठीक। तो 5 ऐसी चीजें हैं, आप दोनों मिलके बताना, जो एक कपल के बीच में ना होनी ही नहीं चाहिए, कभी आनी ही नहीं चाहिए, शुडंट एग्जिस्ट वाला है, कि अगर ये एक कपल के बीच में, एक पति पत्नी के बीच में आ गया तो रिश्ता गया काम से। 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं? मेरे हिसाब से 1 is ego, थर्ड पर्सन disrespect, और कंपैरिजन, miscommunication. सोशल मीडिया। चलो हम 6 कर लेते हैं इसको। हम्म ये बहुत सही है, ठीक है। और 5 ऐसी चीजें जो कपल्स के बीच में होनी चाहिए, जो देखनी चाहिए कि यार यहाँ पर ना ये जरूरी है। respect, लहजा, friendship, पेशेंस, ओके, understanding. अंडरस्टैंडिंग, अच्छा, अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप, पेशेंस, Trust. ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत जरूरी है, Loyalty. लॉयल्टी बहुत ज्यादा बता दीजिए तो। अच्छा, एक सवाल आप दोनों के लिए साथ में जवाब देना है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? हाँ 1 2 3 बोलना, देखते हैं। यानी क्वेश्चन खत्म होगा अच्छा अच्छा और आपको तुरंत जवाब देना है। सास और बहू की लड़ाई में किसका पक्ष लेना चाहिए लड़के को? मेरे मन में बीवी आया था। अच्छा, हम्म। क्या मन में? सास. ओके, फिर ये केमिस्ट्री को मैं क्योंकि ये सास को पसंद करती है इसलिए आया है। भाई समझ मेरी रहे? सास बहुत अच्छी है. इसलिए आया। मैं बीवी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ को मैं बचपन से देखता आया हूँ, मुझे पता है उनको संभाला कैसे जाएगा या वो कैसे समझ सकती है। जो नई आई है उसको समझाने में मेहनत लगेगी ना, इसलिए बीवी। और ये कलेश शुरुआत में ही ज्यादा होते हैं। कंपैरिजन के चक्कर में हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ये कान भरने के थर्ड पर्सन की वजह से बहुत होते हैं। बट अगर ऐसी लड़ाई हो ना, तो मैं हर लड़के को एक ही सलाह दूंगी कि अगर ऐसा मोमेंट आ रहा है, लड़की बोल रही है कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसे बोल दिया और मम्मी कह रही है कि तेरी बहू ने ऐसा कर दिया, उसको बोलो अच्छा ठीक है मैं समझा दूंगा. उधर बोलो मैं समझा दूंगा, इधर बोलो मैं समझा दूंगा, अपने अपने कमरे में भेज दो और सो जाओ. मतलब दोनों को अलग अलग बैठा के आराम से समझा दो, एक दूसरे के क्योंकि सामने मत समझाओ। ये मैटर कभी नहीं सुलझेगा. तुम्हें लड़की को स्टार्टिंग ऑफ द फेज ऑफ योर मैरिज और रिलेशनशिप ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे परिवार का बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है. कुछ औरतों की आदत होती है बहुत ज्यादा क्रिब करने की, बहुत ज्यादा हर चीज में गलतियां निकालने की. फॉर एग्जाम्पल किसी सास का नेचर हो सकता है कि उसको चाहिए कि एकदम रूटीन वाली बहू आए और सब कुछ करे. तो तुम अपनी बीवी को समझाओ कि देखो ये बोलती ज्यादा है, इनको इतना फर्क नहीं पड़ता, शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ नेचर, तुम इतना करके साइड हो लिया करो. अगर नहीं होता तो मुझे बता दिया करो, आई विल कम टू हेल्प यू. ये लड़के का पार्ट है बीवी को समझाने का. वो दोनों मिलके कर लो ना, फिर दोनों मिलके दोनों साथ मिलके उठो, कर लो, एक पे लड़की प्रेशर ने मत ठेका डालो। थोड़ी लिया है, ठीक है. और अगर बीवी है, तुम उसको जानते हो, समझते हो, तो अपनी माँ को अलग से समझाओ कि देखो वो नई नई आई है, उसको थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, वो धीरे धीरे कर लेगी, मैं समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो. अगर लड़का इधर भी नहीं समझा रहा है, उधर भी नहीं समझा रहा और बाद में माथा पकड़ रहा है, क्योंकि देखो एक मैरिज में, एक रिलेशनशिप में जो पिलर है ना बीच में खड़ा है दोनों हाथ पकड़ के, वो आदमी ही है. उस माँ ने उस बच्चे को, उस लड़के को गोदी से लेके अब जब वो खुद बड़ा हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है, उसकी शादी हो गई है, तब तक संभाला है. उसको नंगा भी देखा है और कपड़ों के साथ भी देखा है. माँ नोज ईच एंड एवरी टाइनीएस्ट डिटेल्स कि उसका बच्चा कैसा है, किस नेचर का है, उसको क्या पसंद है, क्या मेरे बच्चे को जो चीजें चाहिए वो मिले. बिकॉज माँ तो ऐसी होती है. और बीवी जो होती है, बीवी देख रही है द टोटली रोमांटिक साइड ऑफ अ हस्बैंड, कि उसको तो लग रहा है कि मेरे से ज्यादा मेरे पति को कोई नहीं जानता है, उसकी माँ भी नहीं जानती है. तो दोनों को समझना पड़ेगा कि देखो 25 साल तक माँ ने संभाला है, तो जो 0 to 25 वाली जो अंडरस्टैंडिंग है वो तुम 1 महीने 2 साल में नहीं ले सकती हो. तो उसकी माँ से जाके पूछो कि इनको क्या पसंद था, ये बचपन में क्या करते थे, ये क्या. जब तक आप एक लड़के की माँ से ज्यादा बातें नहीं करोगी ना कि आपने कैसे उस बच्चे को संभाला था, वो उनका बचपन कैसा था, वो किस तरीके के बच्चे हुआ करते थे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको अपना रिश्ता कैसे चलाना है. बिल्कुल, उसके ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है. और क्या होता है ना भाई, एक माँ जब बच्चे को पालती है ना, सबके लिए है ये कि जब एक माँ अपनी बेटी को या बेटे को पालता है ना, तो वो बचपन से
उनकी सेवा करती हुई आई है, बच्चों से कभी लिया नहीं है, हमेशा दिया ही है। तो माँ ने एक बेटे को देखा है, एक पति को नहीं देखा, ठीक है। मदर ने अपनी बहू को देखा है, एक बेटी को नहीं देखा। तो दोनों के अंदर कंपैरिजन करना गलत चीज हो जाती है, क्योंकि जब आपने बचपन से जो चाहिए था वो दे दिया, अब आप देख रहे हो कि वही लड़का जिसको शहजादा बना के रखा था हर माँ ने, वो किसी और की सेवा में लगा हुआ है। तो वो कंपेयर हो जाता है कि यार मेरा बेटा तो ऐसे कर, यार क्या हो गया, अब आगे चल के इनकी ही होनी है ना, छूट दे दो। हर माँ बाप के लिए, हर अंकल आंटी के लिए मैं एक लाइन कहता हूँ कि शादी के बाद उनके झगड़े, उनके फसाद, उनकी प्यार, उनके मोहब्बत उनके कमरे तक रहने दो, उस कमरे में कभी एंटर मत करो। हाँ, जब वो खुद आपके पास आए और ये बोले कि हमारे बीच में ये दिक्कत आप सोल्व करो, तो आपका हक बनता है। उससे पहले कभी मत जाओ, क्योंकि पति पत्नी एंड मोमेंट पे एक साथ हो जाएंगे और कलेश के जड़ आप बनाए जाओगे। ये बहुत गर्म होता है। ये बिल्कुल बहुत होता होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी घर के बीच में दीवार मत रखो, क्योंकि एक आदमी तब टूट जाता है भाई जब घर के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती बंटवारे की, और माँ बाप को वो कोना मिलता है जहां से उनकी आवाज किसी के कानों में नहीं जाती। बिल्कुल। हर इंसान के लिए उसके माँ बाप भगवान होते हैं, ये चाहे फन लगे, चाहे बॉलीवुड का डायलॉग लगे, होते हैं। हर लड़की के लिए उसके माँ बाप भगवान होते हैं। लेकिन आप भगवान के सामने नंगे हो जाते हो क्या? नहीं होते ना। आप कुछ भी सड़ा सड़ा गला पिटा कुछ उसके सामने रख देते हो? नहीं रखते ना। आप एक मूर्ति जिसके अंदर आप एक भगवान की छाया देखते हो, भगवान का रूप देखते हो, जो आपको बात भी नहीं कर रहे, जो आपको कुछ जेस्चर भी नहीं दिखा रहे, उसकी आप दिन रात सेवा करते हो, भूखे भी रहते हो, फास्ट भी करते हो। एक जीता जाता इंसान आपके घर में आ गया है और वो थोड़ा सा नाराज हुआ, सास बहू के झगड़े हो गए। तो या तो आप फिर उस मूर्ति के अंदर भगवान देख लो, या फिर इंसान के अंदर भगवान देख लो। अब एक बड़ा ही प्यारा सा, मैं प्रेमानंद महाराज जी को बड़ा मानता हूँ, तो एक एकांतिक वार्तालाप होती है उनकी। तो उसमें ना एक लेडीज आई, उन्होंने बोला कि महाराज जी, मैं ना ये मोह माया त्यागना चाहती हूँ, और मेरे मेरे पति से नहीं बनती, मैं सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ, मेरा मन भर गया है, अब मैं भगवान की भक्ति में लीन होना चाहती हूँ, मैं बस भगवान की सेवा करनी चाहती हूँ। इतना प्यारा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बोला, घर जाओ, अपने पति की सेवा कर लो, अपने सास ससुर की सेवा कर लो, उनसे बड़ा भगवान कौन है? जहां तुम भगवान ढूंढने आई हो, वो भी तो यही बता रहे हैं कि इंसान में भगवान है, पहले उनको तो पूज लो। सिंपल सा फंडा है। बिल्कुल। ये दो चीजें ना बहुत अच्छी बताई आपने। पहली तो ये कि अगर इस तरीके की स्थिति आ जाए तो साथ में मत समझाओ कभी। लड़के अक्सर ये गलती कर देते हैं कि पंचायती बैठा लेंगे, यहाँ मम्मी यहाँ नहीं नहीं लड़की। नहीं, ये कभी मत करो, ये बैकफायर करेगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर लड़की टैग टीम ही बना ले अपनी सासू के साथ, तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। यार उनकी अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री इतनी गजब की है, भाई नाउ यू आर द थर्ड पर्सन। जिस घर में, मैं हर किसी को, वो अंकल आंटी जो भी सुन रहे हो, जिस घर में सास बहू की लड़ाई होती है ना, पूरी सोसाइटी स्टेज शो देखती है, ठीक है। और जिस घर में सास बहू एक साथ रहती है, वो स्टेज पे, वो पूरे सोसाइटी का स्टेज शो देखती है। तो सिंपल सा फॉर्मेट समझो, एक 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 इंसान अगर एक हो गए ना, पूरी सोसाइटी का तमाशा देखोगे फिर आप मजे में। मसला ये है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, हर घर में हो रहा है झगड़ा, वो नहीं चाहते हैं कि इसकी बहू की कैसे बन रही है। ये है, लिखवा लो मेरे से। बिल्कुल। आपके पास अगर छोटी कार है और आपके सामने कोई BMW मर्सिडीज लाके खड़ा कर दे, आप कितने भी संत आदमी हो, एक बार तो मन में आएगा यार मेरी छोटी लग रही है ना। ऐसे ही सास बहू का, इसकी हाँ, बहुत बढ़िया। इसकी बहू अच्छी कैसे आ गई, इसकी सास तो हर ख्वाहिश पूरी कर देती है, इसकी इसकी बहू तो सास का बड़ा ख्याल रखती है, इसकी सास अपनी बहू के लिए कपड़े खरीद, ये ईगो, चल रहा है झगड़ा आज के टाइम में। फिर मैंने अपनी लाइफ में फंडा बना रखा, भाई किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मैंने अपनी वाइफ को क्लियर कट बोला, ना किसी सत्संग में जाओगी, ठीक है, जाना है तो मैं साथ चलूंगा, महिलाओं की टोली में नहीं बैठोगी, किसी के पंचायत का हिस्सा नहीं बनोगी, ठीक है, कोई किटी पार्टी में नहीं जाना, ठीक है। कोई ये महिलाओं जो बैठ जाती है ना कि वो आज चलो ये पार्टी करने चलते हैं, शॉपिंग पे चलते हैं, सब अपने पतियों का पैसा लेके आई है, ग्रुप में रोड आ रही हैं, करो, लेकिन फिर इतना बोलने का हक रखना कि मेरी पति की सैलरी इतनी है, इतना कम दिया है, मैं कम खरीदूंगी। वहां शो ऑफ के चक्कर में उस आदमी के ऊपर लालचन मत लगा देना। हर चीज लिमिटेशन में अच्छी लगती है। अब ये सारी चीजें मैंने मना क्योंकि क्योंकि कलेश की जड़ी ये सारे पॉइंट है। मैंने देखा है, सब महिलाओं की टोली बैठ जाती है कि तेरा पति कितना कमाता है, ये नहीं होगा तो तेरे पति के कितने फॉलोअर है। आजकल ये भी ट्रेंड है ना कि मेरे पति के तो इतने फॉलोअर हैं, तेरे तो वही, ये चल रहा है, ये हूं की लड़ाई चल रही है। और आदमी उधर सर फुड़वा रहा है अपना बॉस से, माँ बहन की गालियां खा के। सोचो।
आज के टाइम में अभी हम रेशो पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ था, उसमें रेशो पढ़ा था कि 70% महिलाएं हैं सोशल मीडिया पे। 70% महिलाएं हैं सोशल क्रिएटर्स, क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स। सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। अब ये रूल आने वाला है, सारे फेक अकाउंट, सारे गलीच अकाउंट, सारे गंदगी वाले, बिलो 18 एवरेज एज वाले सब बंद होने वाले हैं। सबसे ज्यादा छोटी बच्चे हैं सोशल मीडिया पे। पेरेंट्स बना रहे हैं उनका अकाउंट। ये क्या हो रहा है भाई? मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, मतलब एक छोटी सी बच्ची, इतनी सी बच्ची होगी, वो ट्वर्किंग कर रही है। वो वीडियो किसने बनाया होगा? मम्मी या पापा ने। उस बच्ची को मतलब भी नहीं पता वो क्या कर रही है। नहीं पता। मत करो भाई, बर्बाद मत करो। ये चाइना पाइना वालों ने ऐप बनाई थी। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, टिकटॉक को बैन करने से गवर्नमेंट को नुकसान ही हुआ है, क्योंकि वो ऐड चला के पैसा भी तो कमा सकते थे ना। हो सकता था ना, उनको बैन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि गंद फैल गया था। हर रेलवे स्टेशन पे, हर गली नुक्कड़ पे लोग नाच रहे हैं। अरे जिस देश के अंदर 12-15 साल का होता, ये होता था कि गद्दी पे कौन बैठेगा, धनुष कौन चलाएगा, तीर चलाना और घुड़सवारी करना, स्विमिंग करना, तलवार, ये इतनी चीजें होती थी। आज वो पैदा होते ही सोशल मीडिया पे डांस कर रहा है। सोच के देखो क्या हो रहा है। आज हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे के अंदर क्या क्या वो है, क्या बोलते हैं उस चीज, स्किल्स है। स्किल्स हैं। हम ये पूछते हैं कि आपके बच्चे के फॉलोअर कितने हैं। ये कर लेता है, नहीं कर लेता। यार ये क्या चल रहा है भाई? एक वक्त तो पता है क्या, जो MP3 वाला जमाना चलता था ना, अपने वाले टाइम में जो MP3 आते थे, वो गाना सुन के ना इंसान फील करता था, वो अपनी लाइफ फील करता था। ये वीडियो का जमाना आ गया, अपनी लाइफ गई तेल लेने, सामने क्या हो रहा है वो फील करता है, और वो फील फिर जहन में आता है, फिर ये कांड होने शुरू हो जाते हैं सोसाइटी लाइफ में आने लगता है। लाइफ में आएगा। आप जैसी चीज देख रहे हो वो आपके जहन में आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो छप रहा है। आजकल ना सोशल मीडिया पे सिचुएशनशिप हो गया है ना, हुकअप हो गया, इस तरीके के नए नए वर्ड्स सुनने को और कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। आप इसको कैसे देखते हो? कार्तिक, मैं एक सवाल पूछूंगी कि हमने सिचुएशनशिप्स, हुकअप और लॉयल्टी का मजाक उड़ाना, ये कहाँ से शुरू हुआ? इट्स हर चॉइस। ये उसकी चॉइस है कि वो कितनों के साथ भी सो सकती है, एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन हर। चाहे वो तुम्हारी बहन हो, चाहे तुम्हारी बीवी हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, उसकी मर्जी। लेकिन आज मैं एक बात कहूंगी कि अगर कल को उसको एड्स हो जाए, तुम बोलोगे कि इट वॉज हर चॉइस? नहीं बोलोगे। उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बोलोगे इट वॉज हर चॉइस? नहीं। आप किसी लड़की को या किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में किस मोटिव से आ रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा। आज के ज़माने में इन रिश्तों का मजाक बना के रख दिया है लोगों ने। प्यार को प्यार नहीं समझा जाता है। प्यार को सिर्फ एक जरिया समझा जाता है कि बस ये मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा और ये मेरे साथ बिस्तर पे अच्छा रहेगा। सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं। आज की जनरेशन को प्यार करना ही नहीं आता है। व्हाट इज सिचुएशनशिप? कि आज मैं इसके साथ भी हूँ हालातों की वजह से, बट मैं दूसरा भी देख रहा हूँ या दूसरी भी देख रही हूँ। या तो आप इधर छोड़, इसके साथ अगर नहीं मिल रहा ना कुछ भी, आपकी इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, फलाना ढिंकना कोई नीड्स पूरी नहीं हो रही है, ये एक भी पूरी नहीं हो रही है, उसको छोड़ दो। उसका क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? दूसरा ढूंढो। तुमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और फिर तुम चाहते हो कि तुमको बोला जाए कि नहीं, तुम तो बहुत करेक्टर के अच्छे लोग हो बिकॉज इट वॉज योर चॉइस, इट्स योर चॉइस, इट्स योर पर्सनल लाइफ। इसको ब्रैग करने का एक कल्चर हो रहा है। एग्जैक्टली। हमने जस्टिफाई कर दिया, हमने ग्लोरीफाई कर दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। हम 3600 के साथ सो सकते हैं, लिटरली मैं स्टेटमेंट कहूंगी, हम 3600 के साथ सो सकते हैं और हम ग्लोरिफिकेशन करेंगे। इट इज जस्ट अ हुकअप, इट वाज जस्ट अ वन नाइट स्टैंड। मैं तो सिर्फ मजे के लिए गई थी, मुझे उसके साथ बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा। इट इज जस्ट अ सिचुएशनशिप, आई एम लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस। शॉपिंग थोड़ी है, लड़के बाजार में थोड़ी लगे हुए हैं कि तुमने इसको पसंद। व्हाट इज दिस बिहेवियर? डू इट बट डोंट ग्लोरीफाई इट। जनरेशन पागल हो चुकी है। करना ही है तो कर लो, पर ग्लोरीफाई मत करो यार। ग्लोरीफाई मत करो, क्योंकि तुमको देख के आगे आने वाली जनरेशन करेगी। बिकॉज आज की डेट में सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट
हम कुछ भी करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, वो हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। इफ अ पर्सन इज हैविंग 2 वाइफ्स आल्सो ना, वो उसको सोशल मीडिया पे डाल रहा है। एंड कौन देख रहा है? बिकॉज़ कोई कंटेंट फ़िल्टर तो है नहीं। वो अपने कंटेंट में लिख तो नहीं रहा कि दिस माय कंटेंट इज़ 18 प्लस, और वो अडल्ट कंटेंट है। उस वो सबके पास जा रहा है, सबके पास पास ऑन हो रहा है। एंड वी कैन नॉट से कि अगर नहीं पसंद आ रहा तो मत देखो। बच्चों को नहीं पता क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। अगर बच्चों ने देख लिया एंड दे विल से ओह वाओ! ये करके तो व्यूज़ भी मिल रहे हैं, फॉलोअर्स भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है। मतलब इट इज़ ओके। And if it is okay, then I can also do that. And I can also do that, तो nobody is here to question me. सॉरी टू से बट हमारी जनरेशन खराब हो रही है। और सबसे ज़्यादा ये जो सोशल मीडिया पे ऑब्सीन, वल्गर और दिस काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स जो बहुत नॉर्मलाइज कर रहे हैं। मेरा तो भाई सिंपल सा फंडा ही है। मैं देखो इस चीज़ में कंटिन्यू करते हुए एक चीज़ कहता हूँ कि आपको समाज में गाली देने का हक, किसी को जज करने का हक, किसी को समझाने का हक, किसी को कमेंट करने का हक तब है जब आप खुद सही हों। हम कोई सिचुएशनशिप में नहीं थे, हमने कोई अफेयर नहीं चला रखे थे, हम सही थे तो सही बैठे हैं और अच्छा चल रहा है। सिंपल सा फंडा है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, हमें अच्छा मिल रहा है। अब जो ये उंगली करने वाले लोग होते हैं, जो गलत कमेंट करने वाले लोग होते हैं, बात उन्हीं को चुभती है जो कर रहे होते हैं। मैं आज ये कहूं कि जितने भी लड़कियां चोरी करती हैं, जितने भी लड़के चोरी करते हैं, उनको कैंसर हो जाए और एकदम से कमेंट आए तू कुत्ते के बीज कौन होता है मुझे कैंसर करवाने वाला, तो क्या मतलब हुआ इसका? तो कर रहे हो ना गलत। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर आप गलत कर रहे हो तो कमेंट में आके कहीं आके कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर लो और चले जाओ। जवाब दे के मुझे मत बताओ कि आप, क्योंकि मैं फिर साला अगले उसमें आके फिर आपका ही नाम लेके बोल दूंगा। समझो, मेरा सिंपल सा फंडा है। मेरे बाप बाप ने मुझे अच्छे से बात करना सिखाया, अच्छे से रहना सिखाया, अच्छे से खाना सिखाया, अच्छे से इज्जत करना सिखाया। सब चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाप बाप ने ये भी बोला है कि जब तेरे घर की दीवार पे कोई हाथ रखे तो उसका हाथ तोड़ना भी है। हर मर्द को, हर औरत को पता होता है कि बाउंड्री कहाँ है। आपकी अपनी बाउंड्री खुद तोड़वाते हो। आप गलत इंसान को, कोई भी लड़की अपनी जिंदगी में लाती है, उसके साथ गलत होता है तो वो छूट आपने दी थी। आज कोई मेरी बेटी पे, मेरे भाई के ऊपर, मेरी वाइफ के ऊपर गलत नज़र से एक बार देख के देखे, गंदा बोल के देखे, घर से निकाल के जान से मारने की ताकत रखता हूँ। आपकी बहन को मैं छेड़ दूँ, आप बैठने दोगे मुझे? यहाँ नहीं बैठने दोगे। बिल्कुल। सिंपल सा फंडा है। आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो आपके डिसीजन की वजह से हो रहा है। आप हकदार नहीं हो किसी पूजा पाठ के, अगर आप अश्लीलता है और गंदगी सोशल मीडिया पे देखते हो 24 घंटे। तो आप बाप बनने के लायक नहीं हो अगर आप किसी किसी की बेटी की नंगी फोटो देखते हो। आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो आपके डिसीजन, ये कर्म घूम के आते हैं। लोग आजकल, बड़ा मुझे दुख होता है भाई, वो अपने कौन है गुरुजी, सोशल मीडिया, अनिरुद्धाचार्य जी, अनिरुद्धाचार्य जी। कितना मजाक उड़ा रहे हैं यार उनका। वो बोल कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, एडिट कर देते हैं उसको। एडिट कर, क्या कर रहे हो भाई? ये आज मैं सबके सामने एक चीज बोल देता हूँ, मैंने बहुत टाइम से पढ़ा हुआ है, ये एजेंडा चल रहे हैं हिंदू धर्म को खत्म करने का। ठीक है। फॉरेन पॉलिसीज होती थी एजुकेशन की, उससे बच्चों का ये अपने छोटे बच्चे होते उनका लाइफ खराब हुई, दिमाग भ्रष्ट कर दिया। बिल्कुल। वो जीसस या कोई भी धर्म का नाम लेके चल रहे थे, जय श्री राम तो बोलना ही नहीं आता था। अभी मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने आ रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू किया है जो थोड़े हिंदू धर्म की नॉलेज रखते हैं, उनसे मैं जानना शुरू करूँ क्योंकि मुझे चाहत है मैं सीखूं। ये आप इंसिडेंट सुनना, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेरे सामने आया मैं बोल रहा हूँ। एक स्कूल है, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल बोलते हैं शायद, जहाँ पे चर्च होते हैं ना। एक बस में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ड्राइवर चल रहा है, एकदम से बस रुक गई और बच्चों को बोलता है कि वो प्रे करो जीसस से, बस शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो प्रे करते हैं, बस शुरू हो जाती है। गाड़ी लेके जाता है वापस से, फिर रोकता है, बोलता है कि सब अपने अपने भगवान का नाम लो, जय श्री राम बोलो, बस शुरू हो जाएगी। नहीं हुई। एक बार जीसस बोलो, जीसस, बस शुरू हो गई। वो बच्चा घर आके क्या बोलता है पता है? कि हमारे भगवान काम नहीं करते, हमारे भगवान सुनते नहीं, जीसस सुनता है। ये है एजुकेशन जो अब भले ही है इस गवर्नमेंट की, भाई जो ये एजुकेशन पॉलिसी लेके आने वाली है ना, हर बच्चे को ज्ञान हो जाएगा 5वीं क्लास तक, गीता क्या होती, महाभारत क्या, एटलीस्ट नाम का तो मीनिंग पता होगा। ठीक है। बच्चे का भविष्य खराब किया, जो थोड़े बहुत बड़े होने लगे उनको खाली बैठा दिया, सोशल मीडिया पे नंगा नाच करवा दिया। ठीक है, भविष्य वहां खराब हो गया। जैसे ही थोड़े बड़े हुए शादी कर लिया, डाइवोर्स का ट्रेंड ला के छोड़ दिया। ठीक है, जैसे बुढ़ापा आया तो वृद्धाश्रम का। आप कहाँ बचे? कोई भी स्टेज, कोई ऐसे स्टेज, ये एजेंडा है बाहर वालों का। आप मुझे डाइवोर्स का हिंदी शब्द बताना एक बार। तलाक माइंड में आया?
तलाक भी उर्दू है, हिंदी का वर्ड ही नहीं था, हमारे यहाँ वर्ड ही नहीं था तलाक का, ये बाहर वालों ने थोप दिया। ये पता है शुरू कैसे हुआ था? जब यहाँ के बच्चे थोड़े बहुत पढ़ के बाहर जाने लगे ना, उन्होंने वहां देख लिया, ओ दिस इज ऑप्शन, ये आया यहाँ से कि ऐसा भी हो सकता है। ये सिर्फ रईस जादव के या जिनके पास थी ना मीनिंगफुल अथॉरिटी, ये डिसीजन वो ले सकते थे। ये धीरे धीरे करीब आते चले गए। आज भी क्यों गांव के अंदर डाइवोर्स के रेशो सबसे कम है? रीजन बता दो। 12वीं पास तो वो भी करके बैठे, क्योंकि उन्हें इज्जत का ख्याल है। और गांव में जो डाइवोर्स हुए हैं ना, वो इस रीजन से हुए, या तो आदमी का अफेयर होगा, डाइवोर्स लो अच्छी बात है, साला दोगला है, घटिया है, मारो साले को, जो करना है करो। मैं सीधा बोलता हूँ, जो रिलेशन गलत चल रहा है उसमें डाइवोर्स लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डाइवोर्स अगर इस रीजन पे ले रहे हो कि मेरा प्यार कम पड़ गया है, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है, मेरी सास से नहीं बनती है, तो ये बेकार की फुद्दू बातें हैं। सास तो आप भी बनोगे आगे चल के, ठीक है, ससुर तो वो भी बनेगा। और किसी भी घर में देख लेना, सास बहू की लड़ाई में एक आदमी अखबार पढ़ रहा होता है, वो ससुर है, उसे पता ही नहीं चल क्या रहा है घर में। ये होता है। ये सारा एजेंडा बाहर का लाया हुआ है यूथ को बर्बाद करने के, इसीलिए गवर्नमेंट ने टिकटॉक टिकटॉक ये सोशल मीडिया बैन किया था। और अब भी रूल आने वाला है, मैं अभी भी बता देता हूँ। ये रूल आने वाला है कि कोई भी कंटेंट डालोगे तो 18 साल से नीचे वाले देख सकते हैं, नहीं देख सकते, और क्या डाल रहे हो। जितने जितने भी फेक अकाउंट खुले सब बंद होने वाले, जितने भी अडल्ट कंटेंट बनाए हुए सब बंद होने वाला है। आज एक गवर्नमेंट बोलती है कि यूपी में अभी अनाउंसमेंट हुआ है ना, यूपी में हुआ है कि बोलते हैं, अभी उन्होंने बोला है कि हर इन्फ्लुएंसर को 8 लाख रुपए, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, 8 लाख रुपए महीना दिया जाएगा कंटेंट अच्छा बनाने के लिए, ये गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए। मैं बोलता हूँ कि चलो, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि गवर्नमेंट का प्रमोट करवा रहे हैं, आप मत लो 8 लाख रुपए, खत्म झंझट, बोल दो मैं नहीं करूंगा प्रमोट। इस पे भी ऑब्जेक्शन आने लग गया, अरे ये तो घर बैठा के ये करवा रहे हैं प्रमोशन। तुम साला 25,000 रुपए के लिए नंगा नाच कर रहे हो कच्चे बनियान में, वो 8 लाख तो दे रहा है तुम्हें ढंग की बात करने के लिए। मेरी वाइफ तो नहीं नाचती बिना कपड़ों के, मैं तो नहीं नाचता बिना कपड़ों के, मैं सिंपल बोलता हूँ। हमने एक ऐसी फील्ड चूज करी है जहां पे हम नॉलेज दे सके। किसी का घर या तो बस जाएगा या टूटने से बच जाएगा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने भाई ये सीख दी है, किसी का अगर अच्छा ना कर सको तो बुरा तो करो ही मत। तो सिंपल से एजेंडा है, यूथ को बर्बाद करना था, वो यूथ बर्बाद हो चुका है। आज मैं अपने ही गांव में खड़ा नहीं हो सकता हूं जाके, क्योंकि इतनी बातें आसपास में हो जाती है। आज आप अपनी बेटी को अब यहाँ से बोलो 5 मिनट की दूरी पे कोई दुकान है, टॉफी लिया बेटा, नहीं भेज पाओगे, मैं लिख के देता हूँ। और पहले के बच्चे 5-5 गांव दूर भाग जाते थे, शाम को घर आते थे, पता ही नहीं चलता था कहाँ चले गए थे। ये होता था। बड़ों का डर नहीं रहा, दूसरों का डर नहीं रहा। गांव की चौपाड़ पे जो बुजुर्ग होते थे वो बैठना छोड़ दिया, किसी से कोई समझाता था वो टोकना छोड़ दिया। वही है, ये पूरी प्लानिंग चल रही है और उस प्लानिंग में हम लोग फंस चुके हैं। इससे निकलने का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, अपने ग्रंथ पढ़ना शुरू करो, अपनी किताबें पढ़ना शुरू करो, माँ बाप के पास बैठना शुरू करो, माँ बाप से बात करना शुरू करो। उस सर्कल को चूज करो जो एटलीस्ट दिन में एक बात तो सिखा दे। फॉलोअर बढ़ाना तो पैसों का खेल है, बढ़ा लो भाई, पैसा तो दुनिया कमाएगी, पैदा हुए तो पैसा ही कमाना है, ज्ञान कमा लो तो क्या है उसमें, यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चों की परवरिश होती है ना, वो माँ बाप से अच्छी दादा दादी कर सकते हैं। ये जो कनेक्शन आपने तोड़ा है ना, इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत गंदा है। क्योंकि एज ए यंग कपल आप दोनों के पास ही शायद उतना समय नहीं है, आप अपने कामों में लगे हुए, पैसा कमाने में, घर के काम, लेकिन उनके पास समय है उस समय, और वो बड़े लाड से करते भी हैं। तो इसको रिवाइव करना पड़ेगा। अगर ये रिवाइव हो जाता है तो वो संस्कार जिसको बोलते हैं ना, वो काफी हद तक आ सकते हैं। उनके पास समय और एक्सपीरियंस दोनों है। और इनके ग्रंथों वाली बात से अगर हम एक लॉजिक ढूंढे ना, हमारी हिस्ट्री को जो पढ़ाया जाता है, हमारी हिस्ट्री में मुगल्स की स्टोरी सुना दी, हमको बाहर का बता दे, किसने इन्वेट किया था, किसने को ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, हमको सब कुछ बता दिया। पोर्तुगीज से लेके, मुगल्स से लेके, ब्रिटिशर्स से लेके, हमको सबका सब कुछ पता है। हमारे जो इंडियन बुक्स हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो गीता हो या महाभारत हो, उसको माइथोलॉजी का नाम दे दिया, विच इज मिथोलॉजी, कि ये तो झूठ है, असल जो है वो तो ये है, जो उसको हिस्ट्री नहीं बोला। उसको हिस्ट्री नहीं बोला। तो सबसे पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा कि वो हिस्ट्री होगी, लेकिन ये मिथ नहीं है। हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो 7 से 8,000 साल पुरानी है। कृष्ण जी के जन्म को ऑलमोस्ट 5,251 साल हो चुके हैं। वो 5,000 साल पहले आए थे
एक गीता का उपदेश दे के गए थे, जिसको यहाँ से उठा के लोगों ने अपनी अपनी लाइफ की फिलॉसफीज बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टीव जॉब्स तक ने एक बात कही थी कि मैं भी गीता को पढ़ता हूँ, मैं गीता को फॉलो करता हूँ, लेकिन हम नहीं अपना पा रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक गीता में जितनी ताकत है वो दुनिया की किसी किताब में नहीं है। आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी, भगवत गीता को खोलो, उसका कहीं से भी कोई भी पन्ना खोलो, राइट हैंड साइड पे जो आपकी पहला फुल सेंटेंस होगा वो आपके जिंदगी का हल होगा। आपकी जिंदगी की हर परेशानी का जो जवाब है वो भगवत गीता के अंदर मौजूद है। और हमारे घरों में भगवत गीता मौजूद होती है, लाल कपड़े में बांध के रख देते हैं, उसको धूप दिखाते रहते हैं, खत्म। भगवत गीता को पढ़ने का कोई नियम नहीं है। आप सोते, जागते, ट्रैवल करते हुए, उठते, बैठते, कहीं भी पढ़ सकते हो। वो किताब है जिंदगी की। वो सिर्फ धूप दिखाने के लिए घर में नहीं रखी जाती है। तो उसको खोलो और सीखो, क्योंकि हमने बाकी सारी किताबें खरीद खरीद के अपने घर में रख ली हैं। सारे ऑथर्स की, सारे पब्लिशर्स की हमारे पास किताबें मौजूद होंगी, लेकिन हमने उस किताब को नहीं खोल के देखा जिसमें सब कुछ था। बिल्कुल, ये ना थोड़ा कूल बनने के चक्कर में म्यूजिक कौन सा सुनते हो, बुक्स कौन सी पढ़ते हो, एग्जैक्टली। अरे भाई भगवत गीता पढ़ ले, सब कुछ हो जाएगा। ग्रंथ वाली में ना भाई मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई कि हम जीते हैं ना तो एक एम लेके जीते हैं कि मुझे वैसा बनना है। ठीक है, आप जिंदगी में चाहते हो किसी का चेला बन के जीना, किसी का गुलाम, किसी का नौकर? नहीं ना। जीसस आए, बोला कि मैं उस ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूं। मोहम्मद आए, बोला मैं उसका भेजा हुआ दूत हूं। कृष्ण ने महाभारत के ग्राउंड में खड़े होकर उंगली उठा के बोला था कि मैं ही वो ईश्वर हूं। सोचो इससे बड़ी चीज क्या होगी। मालिक बनना तो बनो ना, चेले चपाटा तो बहुत घूम रहे हैं, है ना फंडा। दिक्कत यही है कि हमारे स्कूलों में, हमारे अथॉरिटीज में, हमारे घरों में जो ग्रंथ थे उनको कपड़ों में लपेट के रख दिया गया और ये सिखाया गया कि ऐसे रख दो। रीजन पता है क्या था कपड़े में लपेटने का? क्यों बोला गया था? कि हिंदू धर्म में ये था कि गंदे हाथ ना लगे, कोई गंदी वस्तु या कोई भी छींटे या किसी भी तरीके का कोई अस्पर्श ना हो, कोई गंदगी ना फैले। उसको इतना मॉडिफाई कर दिया गया कि वो नजर में आनी बंद हो गई। इधर रख दो, उधर रख दो, ऐसे कवर कर दो, उसमें रख, ये छुपा दी गई। आप अपने घर में घुसते हो, पेंटिंग लगा के रखते हो ना, दिखती है, मोटिवेशन आता है ना। लगाओ बड़ी बड़ी किताबों की अलमारी, एक बार देखो ग्रंथ उसमें अपने सारे। आज भी मैं कहता हूँ आप कोई गंदी हरकत करो, मांस मदिरा ये सब रखो और एक साइड में गीता रख दो, एक बार आपकी फटेगी एक बार के लिए। मैं भाई क्या कर रहा हूँ? इसीलिए छुपाई गई है वो, इसीलिए छुपाई गई है कि आप दारू पी सको, इसीलिए घर से हटवाई गई है वो किताबें। दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला तब तक नहीं बिकेगा जब तक हिंदू धर्म की ग्रंथे व्रंथे सब साइड में नहीं होंगी। आज आप सड़क, मेरे को इतना गुस्सा आता है, आप सड़कों पे निकलो, जहां आदमी टॉयलेट करते हैं वहां भगवानों की टाइलें लगा दी ताकि लोग मूते ना। ये रीजन है आपका? सोच के देखो, कोई आदमी यहाँ टॉयलेट ना करे उसके लिए भगवान लगा दिए, और आदमी इतने ढीठ है, गलीच है कि वहां भी मूत रहे हैं। सोच के देखो क्या हो रहा है। आप लगाओ किसी पैगंबर मोहम्मद जीसस की फोटो, आपका गला काट देंगे 2 सेकंड में। इतनी हिम्मत आ कहां से रही है जो हमारे ग्रंथों को, हमारे भगवान को या मूर्तियों को ऐसी जगह फेंक देते हैं, कचरे में फेंक रहे हैं। हमारे घर में तो नहीं होता। आज भी अगर हमारे घर में कोई मूर्ति गलती से गिर जाए, टूट जाए ना, तो माँ बाप का दिल निकल के आ जाता है हाथ में कि भाई कहीं रखेंगे नहीं, हम तो पूजा करते थे, है ना। लेकिन फिर सो कॉल्ड पता नहीं आजकल ये क्या क्या ही नाम लूं मैं आगे, की टूटी हुई मूर्तियां मत रखो, ये वो, ऐसी टूटी फाट फेंक दी दूसरी, ये चढ़ा दिया। वहां से वो कूड़े वाला आ रहा है, उसको गंदगी में फेंक रहा है, टॉयलेट पता नहीं क्या क्या गंदगी उसी में फेंक कर ले गया। तो हर चीज हमारे धर्म के अंदर, हर चीज का एक लॉजिक था। इस तरीके से, इतने प्यारे तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये देन भी कृष्ण की है। दुनिया का पहला पॉडकास्ट कुरुक्षेत्र के ग्राउंड में ही हुआ था, 1-to-1 बिना माइक के हुआ था। और वो सोचो, आज आप इतने पॉडकास्ट सुन रहे हो, उस चीज को सुन के देखो। मैं एक चीज कह देता हूं, आप किसी ग्रंथ को इसलिए मत पढ़ो कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ आप इसलिए पढ़ लो कि शायद आपको 3-4 वर्ड मिल जाए कहीं कुछ बोलने के लिए, इसलिए पढ़ लो। किसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए इच्छा होने की जरूरत नहीं है, मीनिंग होने की जरूरत है। आप किस लिए पढ़ रहे हो, ये फर्क पड़ता है। लोग सविता भाभी के चुटकुले बहुत पढ़ते हैं, रेलवे स्टेशन पे मिल जाती है। रेलवे स्टेशन पे जिस दिन महाभारत गीता ये हाथ में लेके बोलना शुरू हो जाएंगे ना, तब बात बनेगी। वो तो शुक्र है इसको, वो तो शुक्र है इस्कॉन वालों का जो किताबें लेके सड़कों पे घूम रहे ग्रंथ।
कि गीता ले लो, वो नहीं मांगते आपसे पैसा कि आप पैसा दो, वो सीधा देते हैं कि ये लो। वो 300 रुपये की किताब आती है, जहाँ तक मैंने ली थी एक बार, 350-400 रुपये लिखा होता है। उन्होंने दिया और बोला कि ये पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। मैं रेड लाइट पे उसमें खड़ा हुआ था ट्रैफिक में, तो मुझे बोला उन्होंने शीशा नीचे, ये लीजिए पढ़िए, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। मैंने बोला है अपनी मेंटालिटी ऐसे कि मैंने बोला प्रभु जी कितने, क्या इसका? कह रहा कुछ नहीं, जो आपकी इच्छा हो, नहीं भी देना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या फ़ायदा मिल रहा है उनको ये करने से, मुझे इतना बता दो। उनकी कॉस्ट तो आ रही है ना छापने की, फिर क्या मिल रहा है उनको? मैंने 100 या 50 रुपए, मेरे को याद नहीं, काफ़ी पुरानी बात है, मैंने दिया, लिया और हंस के चले गए, बस यही है। करोड़ों रुपए ग्रंथ छापने में लगा रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए ये सब चीज़ें करने में लगा रहे हैं। क्यों? आज वृंदावन में जाइए, जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, मैं एक चीज़ कहता हूँ, वृंदावन के अंदर चंद्रोदय मंदिर बन रहा है, जो कि इस्कॉन वाले बनवा रहे हैं। एक बार जाके देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। कितनों को पता है? बाबरी मस्जिद तोड़ दी है, सबको पता है। सोचो, आपके घर के ऊपर कोई अपना घर बना दे, आप सहन करोगे? वही चीज़ वहाँ हुई थी, वो नहीं हो रहा सहन किसी से। आप उस मंदिर में जाइए, वहाँ कृष्ण है, वो देखिए, किस तरीके से बनाया गया है वो देखिए, किस तरीके का माहौल है वो देखिए, कैसे लोग रहते हैं वो देखिए। 75 फ्लोर बनने वाले हैं उस मंदिर के, टावर नहीं होते हैं बड़े बड़े अपने इंडिया में इतने। तो वो चीज़ के बारे में कोई जानना नहीं चाहता। लोगों को सिर्फ इतना मज़ा चाहिए। पता है क्या हो गया? मुद्दा ये है कि लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट। लोगों को लगता है बॉस की झकझक से अच्छा है कि मैं कुछ फन देख लूँ। फन के अंदर फिर अडल्ट कंट्री पोर्न आ जाती है, अश्लील चीज़ें आ जाती है, किसी के ऊपर गंदे चुटकुले आ जाते हैं, गंदे कमेंट पढ़ लेते हैं, यही होता है। वो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी सोसाइटी में वही फैलाते हैं जो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट बैठे होते हैं। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। आपके माँ बाप ने, हमने कभी देखा है किसी को कि मेरी माँ किसी को माँ बहन की गालियाँ दे रही है? उनको फ़ोन, कल मैंने नया फ़ोन दिया उनको ये चलाने के लिए कि देखो आजकल हो क्या रहा है। हाँ, मेरी मदर बोलती है कि बेटा, मैं कई बार ना, हम अपने पॉडकास्ट दिखाते हैं अपनी मदर को, तो मेरी मदर बोलती है कि बेटा मत बोला करो किसी के लिए, पता नहीं कौन कैसा हो। मैंने बोला कौन कैसा, इसलिए तो बोला है, वो इतनी सीधी है। मैंने, इन्होंने इंस्टाग्राम डाउनलोड करके दिया, ठीक है, और उन्होंने बोला कि माँ जी ये हैं अपने प्रेमानंद महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, ऐसे 4-5 अपने साधु जी के वो फॉलो कर दिए। सिर्फ इतने फॉलो किए, सिर्फ इसलिए किया है ताकि वो घर में जब खाली वक्त होता है तो ये फालतू के लोगों के सत्संगों में जाके ना बैठे, जो ये टोली बना के पार्क में घूमने निकल जाती है, उससे बच जाए कि बैठो। अब मेरी मदर वही देखती रहती है, वो कोई प्रेमानंद जी का आ जाएगा उसको देखते रहेंगे, फिर आएंगे भाग भाग के, देख क्या बोला इन्होंने, देख। ये होता है यार, सोशल मीडिया का यूज ऐसे भी हो सकता है। ये अपने लिंक्डइन के ऊपर नौकरी ढूंढने से ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर किसने बिकनी पहनी हुई है ये देखने में ज्यादा मजा आता है लोगों को। फिर नौकरी इस दुनिया में, हिंदुस्तान में नौकरी हर किसी के लिए है, पर वो नहीं है जो आपकी मर्जी की है। सिंपल सा फंडा है। आज सड़कों पे जब कोई आदमी मुझे दिखता है कि हाथ पांव उसके बिल्कुल सही हैं, कहता है भगवान के नाम पे दे, तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि चलो घर में झाड़ू पोछा करना, महीने का 10,000 निकल जाता है 2 सेकंड में। बात वही है ना, फिर आप क्या चाहते हो वो आपकी मर्जी है। यही है भाई। अब ना एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, हम्म। ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस पूछूंगा। इसका तरीका ये है, मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन कॉमन होगा, आपको इनके लिए जवाब देना है, इनको आपके लिए जवाब देना है। ये तो झगड़े करवाने वाली बात हुई थी। कलेश समझ करवाऊं? तुम ही हो ताई सोसाइटी के ना। मैं ही हूँ वो रिश्तेदार, कलेशी औरत। उल्टा। एग्जैक्टली। तो रेडी? एक मैं सेकंड। शुरुआत करूंगा, नहीं, हिंदी। आपसे पूछूंगा, हाँ आपको आदि भाई के लिए बताना है, आपसे पूछूंगा तो आपको लवली अक्का के हाँ, लिए ठीक है, बताना, ठीक है। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? इनकी ठीक है, आप बताओ इनकी अब। इनकी, हाँ। इनको फॉरेन कंट्री जाना है एक बार, भाई इतना पता है। एज अ फॉरेन कंट्री, एक बार जाना है इनको, इतना पता है। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट, फेवरेट फूड? कड़ी। भिंडी। चलो, दिल का रास्ता जो पेट से जाता है वो तो ओए पता होए, है। बस। ओके, म्यूजिक टेस्ट कैसा है सूफी। इनका? सूफी। अच्छा, दोनों ही सूफी। मैं थोड़ा बहुत पंजाबी में भी चला जाता हूँ, थोड़ा कभी हाई कभी। बीट पे। हाँ। पार्टी के टाइम पे। रेटिंग करनी है आपको इनकी 1 से लेकर 10 तक स्पिरिचुअलिटी में। 5, no सॉरी 10, मैं 5 पे गई थी। 10। आप? इनका 9, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी उठ के मंदिर नहीं जा पाती, इनको नींद पूरी करनी होती है। ओके, 1 नंबर वहां कट गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट सेम रेटिंग क्वेश्चन है, हॉटनेस? 100। 99।
ये एक नंबर कहाँ कट रहा है? इसके नंबर इसलिए कटा है कि कई बार ना ओवर मेकअप कर लेती हैं। इनको पता नहीं क्या दिक्कत है, इनको लगता है कि मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। मेकअप करेंगे तो पूरा एक ऐसा करें, करनी से चाहिए प्लास्टर उतार लो चेहरे का, हर चीज ओवर। हाँ, मैं 1000 बार बोलता हूँ कि नॉर्मल टचअप रखो यार, इतना नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता ये भी लाल करने, ये भी लाल करने, इधर भी पता नहीं क्या क्या होता है इनका। ब्लश बोलता है उसको। हाँ, मुझे क्या पता, ब्रश बोलते ब्लश बोलते हैं। तो वही है, इनको वो कॉम्प्लेक्स है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो ओवर कर लेती हैं कई बार। चलो, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे तो पता है मेरे मायनों में, पर स्टिल पूछता हूँ, वही रेटिंग क्या है? ह्यूमर कैसा है? 200। ठीक ठाक ही है, मेरे से ही सीख रही है अभी। बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप तो। इनके चुटकुले वो होते हैं जो मैं सुन सुन के आ चुका हूँ कहीं से। इनके साथ हमेशा ये दिक्कत होती है। मैं इंस्टाग्राम पे कुछ फन देख लेता हूँ, कोई कोट देख लेता हूँ, मैं आराम से देख के इनको नहीं बताता हूँ कि ये तो चलो लिखती है, मेरे से ज्यादा लिखती है, तो इनको पता ही होगा। थोड़ी देर में आएगी, देखो देखो, मैं कहा, देख चुका हूँ यार, तुम रुको। इनका हमेशा चुटकुला तब समझ आता है जब लोग घर जा चुके होते हैं। हाँ। ओके, आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये रैपिड फायर राउंड रहा। हाँ, ठीक है, मजा आया। अच्छा, इनसे पूछना मेरे हाथ में कितनी अंगूठी है? ये तो तलाक करवाने वाली बात हो गई। आपके हाथ में, चलो मैं गेस करूं, 3। 4 तो श्योरली हैं। 3। तुम गैर औरतों पे नजरें रखते हो? मैं अच्छा बोलता हूं इनको। मैंने यार, आदमी इतना ध्यान कहाँ देता है यार, वो खुद के कुर्ते पजामे प्रेस करने में टाइम लग गया भाई मेरे को, ओहो, और इनके भी मैंने ही प्रेस करे हैं। देख रहे हो प्यार? ये बहुत अच्छा मैसेज हाँ। दे दिया आपने, मतलब। नहीं नहीं है यार, देखो मैं अभी पॉडकास्ट खत्म हो ही रहा है, मैं नॉर्मली बोल देता हूँ, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। घर में मैं खाना बनाता हूँ, ये भी बनाती है, जब ये बिजी होती है तो मैं बनाता हूँ। ये लेडीज़ का एक टाइम आता है जब फिजिकली थोड़ी डाउन हो जाती है, तो मैं घर का पूरा काम करता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज़ में। मुझे ये लगता है कि चलो अब मेरा वक्त आ गया, मैं सेवा कर देता हूँ थोड़ी सी। जब ये बिजी होती हैं या इनके पास टाइम नहीं होता है, तो इनका सारा सामान बैग वैग से निकाल के कपड़े प्रेस करके रख देता हूँ, कोई शर्म वाली बात नहीं। आज आप इस सेंचुरी में बैठे हुए हो जहाँ चांद पे दुनिया पहुंच गई, और आप कलेश घर में इस बात पे हो रहे कपड़े पे प्रेस कौन करे, तो फिर तो हम गधे। प्रेस नहीं। हाँ यार, ये छोटी छोटी चीज है, कर लो ना, क्या बिगड़ जाएगा आपका? आपको कोई अंबानी कह देता 5 करोड़ रुपए दूंगा प्रेस करो, आप पूरे खानदान के कर देते। ओ, ये बेकार की बात। फाइनल मैसेज आप दोनों से समझना चाहूंगा, आपका मैसेज लड़कों के लिए, कि मतलब टू द पॉइंट, एक स्ट्रेट आंसर, कि एक लड़के के लिए यार ये जरूरी है रिलेशनशिप के लिए यार। मैं हर लड़के को एक चीज कहना चाहता हूँ भाई, ईगो को साइड में रखो, थोड़ा झुकना सीख लो। आदमी हो मर्द हो, कुछ नहीं होता भाई। एक लड़की से ज़्यादा प्यार शायद आपको ज़िंदगी में कोई नहीं दे पाएगा। वो आपकी माँ भी है, वो आपकी बेटी भी है, वो आपकी बहन भी है, और आपकी बीवी भी है। हर आदमी एक दूसरे की दौड़ में जीतना चाह रहा है, और जीतने से पहले जीना सीख लो। और जीना आपकी माँ, बहन, बेटी या पत्नी कोई भी सिखा सकती है। हाथ में हाथ पकड़ के चलो, क्योंकि अकेले चलना शुरू करोगे तो थक जाओगे, पानी देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। एक मैसेज आपका लड़कियों के लिए। मैं तो सबको दूंगी, देखो लड़का लड़की बच्चा बूढ़ा, जिंदगी को लाइटली लेना शुरू करो। इस दुनिया में कोई भी गलती बड़ी नहीं होती है। इस दुनिया में कोई भी टेंशन बड़ी नहीं होती है। थोड़ा सा जीना शुरू करो, खुश रहना शुरू करो। जिन बातों को मजाक में उड़ाया जा सकता है, उन बातों को मजाक में लिया जाए, और जिन बातों को सीरियसली लेना है ना, सीरियसली लो। देन वर्क फॉर द सोल्यूशन। उसको होल्ड करके मत बैठो, कोई फायदा नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, 3 दिन गुजर चुके हैं, कुछ नहीं पता अगले दिन सुबह सो के उठने भी वाले हो या नहीं उठने वाले हो, कब तुम टपक जाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला दुनिया को। सब धंधे वैसे ही चलेंगे। यू आर नॉट द वन जो ये पूरी दुनिया को, प्लैनेट को चला रहा है, घुमा रहा है। तो टेक योर लाइफ लाइटली, थोड़ा सा खुश रहना शुरू कर दो। बहुत टेंशन लेते हो यार, इतना नहीं होता, छोड़ दो। और छोटी सी एक चीज़ और बोल देता हूँ कि एक लाइन ज़िंदगी में फ़िलोसफी बना लो, ये लाइन हर जगह चेप दो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप कितने भी दुख में हो, ये वक्त गुजर जाएगा। आप कितने भी सुख में हो, अय्याशियों में हो, अरबों रुपए में हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। शांत रहना सीखो। भड़काने के लिए, लड़ने के लिए दुनिया तैयार बैठे, शांत रहो, जीना सीख लो, जीना सीख लो, जीना सीख लो। हमेशा यही कहते हैं। हर आदमी डिप्रेशन, एंग्जाइटी के अंदर बैठा हुआ है भाई, बहुत गंदी लत है ये, कुछ नहीं रखा हुआ। मैं कहता हूँ आपको ज़िंदगी में जो भी करना है ना, एक बार कर लो। गला काटना है साला, काट लो, अपना ही काट लो।
मैं हमेशा कहता हूँ भाई, वो मेरे फादर हमेशा एक चीज़ कहते हैं भाई कि ज़िंदगी में जो भी करना है ना उसकी अति करके देख लो और फिर तुम्हें पता चल जाए क्या है। इसीलिए माँ बाप कहते हैं कि ये नहीं करना, क्योंकि उन्हें पता है लिमिट क्या है। और एक चीज़ और बोल देता हूँ भाई कि जितने रईस लोग डिप्रेशन में मर जाते हैं ना, उतना मिडिल क्लास आदमी लेके पैदा होता है। तो ये भी है, ये तो है। तो मिडिल क्लास आदमी है भाई हम लोग, हम भी नहीं हुए करोड़पति अभी तक, 8 लाख नहीं आए हमारे पास अभी। तो एंजॉय करो भाई, छोटी सी लाइफ है, खाओ और भाई एक चीज हमेशा याद रखो, कितना भी कमा लो लोग कभी खुश नहीं होंगे, कितना भी सुख दे दो किसी को कोई कभी खुश नहीं होगा। आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेवार हो, बस। बहुत प्यारी लाइन। बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में, है ना। बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली और वो साइड देखने को मिली जो शायद अब तक लोगों ने नहीं देखी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank सो you so मच much. कार्तिक, आशिका। थैंक यू। आई होप आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आया होगा। इस पॉडकास्ट का आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सब्सक्रिप्शन बटन पे प्लीज क्लिक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएं और इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले वो बना सके। सो स्टे ट्यून, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।